हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलिब्रेट क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पोल साइंस का चैप्टर सेकंड, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। अगर आपने अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो साइंस की नहीं देखी है शीत का दौर, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप जाके देख सकते हैं ताकि ये जो चैप्टर है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैप्टर है सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का मीनिंग क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसकी समाप्ति हो गई थी, तो दो महाशक्ति हो आई थी। एक थी यूएसए यानी कि अमेरिका, और दूसरी थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो दोनों महाशक्ति में अंत तक कौन जीता था और इसका जो है महाशक्ति का अंत क्या। तो दो ध्रुवीयता यानी कि दो महाशक्ति का अंत, तो दोनों का महाशक्ति का अंत नहीं होता, एक महाशक्ति का अंत हो गया था। तो इसमें पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी वो वाली महाशक्ति थी जिसका अंत हो गया था और किस तरीके से उसका अंत। तो हमारा पहला टॉपिक है बर्लिन की दीवार। पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूर्वी यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर, और पश्चिमी खेमों यानी कि अमेरिका यूएसए के बीच के विभाजन का प्रतीक थी। दोनों महाशक्ति के विभाजन का प्रतीक थी। सेकेंड है हमारा यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन थी। बर्लिन जो थी वो राजधानी जर्मनी की थी। 1961 में खड़ी की गई थी। जो ये दीवार है वो 1961 में खड़ी की गई थी और 28 वर्ष तक खड़ी रही। जो पूरा समय काल था वो 28 वर्ष का था। फिर है 150 किलोमीटर लंबी थी, यानी कि ये कितनी लंबाई थी इसकी? 150 किलोमीटर। अब लास्ट पॉइंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। 9 नवंबर 1989 में गिराई गई। जो ये दीवार थी 9 नवंबर 1989 में गिराई गई। नेक्स्ट है हमारा यूएसएसआर का पूरा नाम, यानी कि जो सोवियत संघ था उसे यूएसएसआर से डिनोट किया जाता है। समाजवादी सोवियत गणराज्य है, यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी कि जो समाजवाद है उन्होंने अपनाया हुआ था, उस प्रणाली का नाम है समाजवादी सोवियत गणराज्य। अब है सोवियत प्रणाली। हम देखेंगे जो सोवियत प्रणाली थी कैसी थी। इसकी क्रांति 1917 में हुई थी। इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाने की बात की गई। यही सोवियत प्रणाली है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ था उसके अंदर जो था साम्यवादी व्यवस्था थी। तो ये जो क्रांति थी वो 1917 में आई थी। और इस क्रांति में क्या था? जो पूंजीवाद का विरोध किया गया था और समाजवाद को अपनाने की बात की गई थी। यही क्या थी? सोवियत प्रणाली थी, यानी कि इसमें पूंजीवाद का विरोध था और जो साम्यवाद को अपनाने की बात कही थी, यही सोवियत प्रणाली। नेक्स्ट है हमारा सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा 70 साल। यानी कि जो सोवियत संघ थी उसमें किस पार्टी का जो शासन था वो था कम्युनिस्ट पार्टी, और कितने टाइम तक था? 70 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा दूसरी दुनिया के देश। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। जो पहली दुनिया के देश थे उनको अमेरिका के थे, दूसरी दुनिया जो है उसको सोवियत संघ कहा जाता है, और जो तीसरी दुनिया मैंने आपको बताई थी वो जो निरपेक्षता आंदोलन में जितने देश शामिल हुए थे तीसरी दुनिया में आते हैं। अब दूसरी दुनिया के देश सोवियत संघ के खेमों में शामिल यूरोप के देश दूसरी दुनिया के देश कहलाए, यानी कि जो सोवियत संघ के जो खेमों में पूर्वी यूरोप के देश शामिल हुए थे वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो में बढ़
टूट गया। एक गुट के नेता अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। यानी कि हमें जैसा कि पता है जो शीत युद्ध था उसके बाद क्या था, एक गुट के नेता अमेरिका हो गए थे और दूसरे गुट के नेता सोवियत संघ थे, दो महाशक्ति के नेता। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विदिव्यता का अंत, यानी कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन किया था। विघटन यानी कि होता है, विघटन का मतलब है यहाँ पे समाप्त, यानी कि पूरा फिनिश हो जाना है। यानी कि जो दो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, तो जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया था, यानी कि वो खत्म हो गई थी महाशक्ति के साथ दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। दो ध्रुवीयता यानी कि दो महाशक्ति का अंत हुआ। क्यों दो महाशक्ति का अंत हुआ? क्योंकि अब सिर्फ एक महाशक्ति थी और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सोवियत संघ का हो गया यानी समाप्ति हो गई। अब क्या था, जो अमेरिका था वो विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था। नेक्स्ट है हमारा बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। जैसे कि हमने पढ़ा जो बर्लिन की दीवार थी, दीवार यानी कि अमेरिका, साम्यवाद यानी यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच विभाजन का प्रतीक। 1961 में बनी इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। यानी कि जब ये जो दीवार थी उसको तोड़कर क्या कर दिया गया था, और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। जो हमने पढ़ा था कि जो बर्लिन की दीवार, बर्लिन की वो राजधानी किसकी थी, जर्मनी। ठीक है, जब ये दीवार को तोड़ दिया गया तो क्या हो गया, फिर एकीकरण कर दिया गया था जर्मनी। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित थी। यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी ना उस पर प्लानिंग से उसकी अर्थव्यवस्था चलाई जा रही थी और राज्य पे भी अच्छे से कंट्रोल। साम्यवाद दल के अलावा अन्य राजधानी दल के लिए जगह नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या थी, सिर्फ साम्यवाद दल था और कोई और राजनीतिक दल नहीं। संचार प्रणाली उन्नत थी पर सरकार का एकाधिकार था। यानी कि जो यहाँ पे संचार प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, सरकार का एकाधिकार था, यानी कि सिर्फ एकमात्र सरकार का ही अधिकार था। बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे उस टाइम पे जो सोवियत प्रणाली थी वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी। यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं ना वो सोवियत प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। नौकरशाही का सख्त शिकंजा, यानी कि यहाँ पे नौकरशाही का ही सख्त शिकंजा था। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, यानी कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ पर नहीं थी। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति थी। यानी कि सभी जो नागरिक हैं उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर जो था प्रोवाइड कराया गया था, जिसके अंदर उन्हें क्या चीजें दी गई थी, बेसिक नीड्स दी गई थी। स्वास्थ्य की सुविधा दी गई थी, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण रियासती स्तर पर उपलब्ध थी। यानी कि कुछ जो बेसिक नीड्स थी वो इन लोगों को प्रोवाइड की गई थी। 1970 के दशक में 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। यानी कि जो 1970 के बाद के जो 10 साल थे ना उसके अंदर जो सोवियत व्यवस्था थी वो लड़खड़ाने लग गई थी। यानी कि वो खराब होने लग गई। अब हम पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर के साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो यहाँ के जो साम्यवादी पार्टी थी उसके अध्यक्ष बने। ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1980 के दशक में आए और वो साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने और उन्होंने आते ही क्या करा, नीति चलाई। कौन सी नीति किसके लिए चलाई थी? आर्थिक राजनीतिक सुधारों तथा
लोकतंत्रीकरण की नीति के लिए। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव की नीति है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम नीचे पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है हमारा सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, यानी कि अब जो सोवियत संघ था उसके अंदर क्या थी, अब संकट आने लग गया था। विघटन की गति तेज हुई, यानी कि अब जो विघटन था, अंत था, वो जल्दी से नजदीक आता जा रहा था। वह दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। यानी कि अब हमने देखा कि अब जो इसका विघटन था वो तेजी से पास आता जा रहा था और दिसंबर 1991 में ना बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, यहाँ के अब जो नेता थे वो कौन थे, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके जो 3 बड़े गणराज्य थे, कौन से थे वो, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने ये घोषणा कर दी कि जो सोवियत संघ की समाप्ति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो सोवियत संघ का विघटन हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बना। यानी कि अब जो इसके जो देश थे वो सारे आजाद हो गए और उन्होंने फिर क्या बनाया, एक CIS बनाया, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्यों का सामने आए, यानी कि अब क्या था, जो हमने पढ़ा था USSR जो था वो 15 गणराज्यों से बना था। अब लेकिन जब सोवियत संघ जो है वो टूट गया तो उसके जो 15 देश हैं वो क्या हो गए, अब वो नए अपने आप में देश बने इंडिपेंडेंट। तो इससे क्या हुआ, जो अब विश्व के मैप पे जो नए 15 देश सामने आए। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जब भी एग्जाम में आपसे विशेषता और विघटन और ये सब पूछा जाए ना तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये सेम होते हैं ना, तो कभी हम किसी का विघटन का आंसर विशेषता में लिखाते हैं और विशेषता का विघटन में, तो आप इस चीज पे ध्यान दें। विघटन का मतलब है समाप्ति, यानी कि सोवियत संघ की जो विघटन हुआ था उसके क्या कारण थे, कि इधर क्या ऐसा हो गया कि इसके विघटन हो गए। पहला है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। अब जो हमने पढ़ा था यहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो 70 साल उसका वह व्यवस्था थी। तो यहाँ पे क्या था, जो राजनीतिक आर्थिक समस्याएं आने लग गई थी आंतरिक कमजोरियों के कारण जो है, यानी कि अब इधर इतनी कमजोरियां आ गई थी आर्थिक रूप से कि जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, कि जनता के लिए ही कार्य नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार व सैन्य सामान पर खर्च, यानी कि यहाँ के जो संसाधन थे ना, अधिकांश रूप से उनका जो यूज था वहाँ हो रहा था परमाणु हथियार व सैन्य सामान पर खर्च। यानी कि अब जो आपको पता ही है कि जो सोवियत संघ था वो भी एक महाशक्ति था, तो वो अमेरिका के होड़ में जीतने के लिए उन्होंने क्या करा, अपना जो संसाधन था ना सबसे ज्यादा यूज परमाणु हथियार और सैन्य सामान के खर्च पर किया। अब है नागरिकों की जानकारी, नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है। अब यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें ये विश्वास हो गया कि अब जो सोवियत की व्यवस्था है ना और अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, जो पश्चिमी पूंजीवाद है वो ज्यादा बेहतर है। उन्हें ये लगने लगा कि अब सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो जो साम्यवादी व्यवस्था है वो बेकार है, अब जो अमेरिका ने अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है वो ज्यादा बेहतर है इससे। अब क्या हुआ, गतिरोध प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण। यानी कि अब हमने जैसे पढ़ा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार थी, अब उधर क्या हुआ, उसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हो गया, कि जो पावर थी वो सिर्फ एक ही के हाथ में आ गई थी, तो वो अपने रूप से कुछ भी यहाँ पे कर रहे थे। और ये इससे क्या था कि वो लोग मतलब यहाँ की सरकार थी वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं। राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छाओं का उपहार,
यानी कि अब यहाँ पे क्या थी, राष्ट्रवादी भावनाएं जो खत्म होती जा रही थी और जो संप्रभुता है कि उसकी इच्छाएं भी उभार हो रही थी। यानी कि अब यहाँ पे ना ज्यादा ये नहीं था कि पहले ये था ना कि हमारा देश है, तो अब यहाँ पे ना ये वाली भावनाएं खत्म हो रही थी, क्योंकि ये अंदरूनी रूप से ही ना टूटने लग गया था। तो इस वजह से यहाँ की क्या थी कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी ना खत्म होती जा रही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन के क्या कारण थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सोवियत संघ है ना उसका विघटन का क्या परिणाम हुआ। यानी कि अब सोवियत संघ खत्म हो गया है, अब उसका क्या रिजल्ट आया है। अब क्या हुआ, शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति होती है। यानी कि जो शीत युद्ध का दौर है वो खत्म हो गया, क्योंकि शीत युद्ध की तो महाशक्ति से तो चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ से, लेकिन अब सोवियत संघ ही नहीं रहा, तो अब शीत युद्ध जो है वो खत्म हो गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव में विश्व बैंक के एक ध्रुवीय होने की संभावना। यानी कि अब क्या हुआ, जो विश्व राजनीति है ना उसमें कुछ बदलाव आए। अब क्या हुआ, जो शक्ति संबंध है ना वो विश्व रूप में एक ध्रुवीय होने की संभावना हो गई। यानी कि अब जो सारी मतलब बड़ी बड़ी चीजें है ना वो ज्यादा अमेरिका को सपोर्ट करने लग गई, चाहे वो विश्व बैंक हो चाहे वो कुछ भी हो, मतलब वो सारी ना एक ध्रुवीयता की संभावना आने लग गई। यानी कि अब सिर्फ अमेरिका का ही सब साथ है। विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय। यानी कि जो वर्ल्ड मैप है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस पर जो नए देश हैं उनका उदय हुआ, क्योंकि जो सोवियत संघ का यूएसएसआर था वो 15 देशों से बना था, तो अब जो 15 देश है वो आजाद हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब 15 देश आजाद होने की वजह से क्या हुआ, जो अब नए देश आए ये अपने आप में नए देश के रूप में उभरे। तो ये था। नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी का अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। नया टॉपिक है और काफी इम्पोर्टेंट है शॉक थेरेपी। तो इस शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी किसी को पहले चोट दे दो और उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट दी चीज। तो ये जो है वो अमेरिका के लिए यूज हुआ है कि अमेरिका ने पहले तो सोवियत संघ को इतना नुकसान पहुंचा दिया और फिर बाद में उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या था कि जो रूस है, और एग्जाम में कभी शॉक थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइन जरूर लिखिए उसके अंदर, जिससे आपका आंसर जो है वो और ज्यादा बेटर दिखेगा और आपकी जो टीचर है वो उससे इम्प्रेस होकर अच्छे मार्क्स लिखे। रूस मध्य एशिया के गणराज्य है, वह पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजी की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यानी कि हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर में जो था क्या था कि साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है उसने क्या करा, अपनी साम्यवाद व्यवस्था से जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना उसकी ओर बदलने की प्रक्रिया की। ठीक है, यानी कि अब ये साम्यवाद से पूंजीवाद व्यवस्था में आने लग गई। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया है। यानी कि जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इन्होंने मॉडल था, इन्होंने बनाया था। यह मॉडल सफल नहीं हुआ, वह जनता की को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया। अब तो ये जो मॉडल है वो इतना सफल नहीं हुआ सोवियत संघ में, और इससे क्या हुआ, जो लोग है ना वो आनंद लोक तक नहीं ले गए। यानी कि उन्हें कुछ इसमें कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ और उससे जो था और ज्यादा नुकसान हुआ वहां के लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है शॉक थेरेपी की क्या परिणाम। कंफ्यूज नहीं होना है आपको शॉक थेरेपी के परिणाम में, कि अभी हमने पढ़ा कि जो मतलब सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। यानी कि अब देखो उनका विघटन हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब उन्होंने एक शॉक थेरेपी को अपनाया। अब हम पढ़ेंगे कि जो शॉक थेरेपी को अपनाया ना उससे उनको क्या नुकसान हुआ। तो क्या हुआ कि जो यूएसएसआर की जो मुद्रा थी रूबल, वहाँ की मुद्रा है, ठीक है, अब इसमें क्या हुई, गिरावट आ गई। वहाँ की जो रूबल मुद्रा है वहां पे गिरावट आ गई इसमें।
समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने एक समाज कल्याण की एक व्यवस्था बनाई हुई थी वो पूरी नष्ट हो गई। आर्थिक असमानताएं बढ़ी, यानी कि आर्थिक रूप से जो असमानता है वो बढ़ती चली गई। लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, यानी कि जो यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थानें थी ना, उनका जो निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं था, यानी कि वो प्रायोरिटी ना निर्माण पर नहीं दे रही थी। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी इधर जो है मतलब विकटन होती जा रहा था उस अर्थव्यवस्था में। वित्तीय संस्थान व इकाम जैसे बैंक दिवालिया हो गए, यानी कि अब यहाँ की जो वित्तीय संस्थान थी, बैंक वगैरह थे और जो बैंक थे यहाँ के दिवालिया हो गए थे। दिवालिया यानी कि एकदम खाली हो गए। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, यानी कि अब जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी इतना ज्यादा और जो बड़ी बड़ी दुकानें भी थी ना वो काफी सस्ते रेट में बिक रही थी, तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया था। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि जो विश्व की बड़ी गराज सेल है उसे मतलब वो क्या है, तो आप इसके अंदर यही लिखोगे कि जो सोवियत संघ के द्वारा जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी उससे जो यहाँ की जो परिणाम हुए, जैसे कि जो वित्तीय संस्थान थी, बैंक वगैरह दिवालिया हो गए थे, उसे गराज की सबसे बड़ी सेल कहा जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम नीचे मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां पढ़ेंगे कि जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई थी सोवियत संघ के विघटन से पहले। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित 3 नीतियां अपनाई, यानी कि 3 नीतियां थी वो अपनाई गई थी। पहली थी स्कोरेनी यानी त्वरण, अर्थव्यवस्था की वृद्धि का गुणात्मक दृष्टि से नई अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना, यानी कि इस व्यवस्था के अंदर क्या थी, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी ना उसको गुणात्मक दृष्टि से यानी कि और फायदे वाली दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना, यानी कि इसमें ज्यादा जो ध्यान था वो अर्थव्यवस्था पे दिया गया था कि इसको और अच्छा करना। नेक्स्ट है हमारा परिस्त्रोइका यानी पुनर्गठन, इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया, यानी कि अब पहले में दिया गया था अर्थव्यवस्था के ऊपर, अब जो है इसमें किसके ऊपर दिया गया, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार, यानी कि इन तीनों पे इसके अंदर ज्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्लास नोस्ट खुलापन, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वह सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें, यानी कि इसके अंदर ज्यादा अच्छा है क्लास नोस्ट खुलापन, यानी कि इसके अंदर उन्होंने नागरिकों को यह अधिकार दे दिया कि अगर आपको सार्वजनिक विषयों में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही ना, तो आप इससे खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं, आप हमें खुलकर इसके बारे में राय दे सकते हैं। तो ये 3 नीतियां थी और काफी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है और नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे। So please like, share, comment and don't forget to press the bell icon given below. Thank you.